नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं पिछले रविवार को जो टेस्ट पेपर आप लोगों ने ऑफलाइन तरीके से कोचिंग में दिया था, आज मैं उसको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो आइए देर नहीं करते हैं और प्रश्न पत्र के बिंदुओं को ले लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए थे और आप उन उत्तरों का भी मिलान करें जो उत्तर आप लोगों ने दिया था और आपने क्या त्रुटियां की, आपने क्या गलतियां की, इस वीडियो के द्वारा उसे सीखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये हमारा पेपर था संस्कृत में। आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट में 5वां सेक्शन जो होता है वो भाषा भाग 2 का होता है और संस्कृत का यह प्रश्न पत्र हमारा था। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निर्देश दिया गया था कि प्रश्न संख्या 121 से 125 के बीच निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा, यानी निम्नलिखित गद्यांश को पठित्वा अर्थात पढ़कर, यहां त्वा में यहां आप देखो तो कत्वा नाम का एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जहां पर भी आपको किसी धातु के साथ त्वा शेष मिले तो वहां आप ये समझ जाओ कि कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और जहां कत्वा होता है वहां कर या कर के ऐसा अर्थ निर्मित होता है। तो पठ मतलब पढ़ना और कत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो पठित्वा अर्थात अर्थ होगा पढ़कर। अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि ददातु, नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तरों को ददातु मतलब उसे प्रदान करें, उसे दें। तो दोस्तों, एक पैसेज है जो आपसे पूछा जा रहा है और इस पैसेज में 121 से लेकर के 125 तक कुल टोटल प्रश्नों की संख्या है। एक छोटा सा पैसेज है, मुश्किल से 10 लाइन का होगा। आप लोग बड़े आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और बुद्धा कोचिंग सेंटर आपको इस लायक बनाता है कि आप इन्हें पढ़ने में समर्थ हो पाए, इन्हें पढ़ने में सक्षम हो पाए। तो जो बच्चे हमारी ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से इसमें समर्थ हैं, और आप लोग भी ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें ताकि आप इसमें समर्थ हो सकें। और लगे हाथ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और जल्द से जल्द बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए 121 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कस्य सन्निधाने कह आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति अस्मि। कस्य मतलब किसके, सन्निधाने यानी सन्निधान में, कह मतलब कौन, आत्मीयताम यानी आत्मीयता का, और वात्सल्यम वात्सल्य का, च मतलब और, अनुभवति अस्म अनुभव करता था। प्रश्न पूछ रहा है कि किसके सन्निधान में कौन आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करता था। ऑप्शन है हमारे पास 4। गुरु सन्निधाने शिष्य आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति। यहां आ की मात्रा छूट गई है दोस्तों यहां पर, तो अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो यहां पर सन्निधाने होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां आ की मात्रा छूट गई है। तो गुरौ सन्निधाने शिष्य आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति, यानी गुरु के सन्निधान में शिष्य आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करते थे। यहां दूसरा ऑप्शन है राज्ञः सन्निधाने सेवकः आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति। राजा के सन्निधान में सेवक आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करता था। और चौथा ऑप्शन, माफ करिए, तीसरा ऑप्शन है पितुः सन्निधाने पुत्रः आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति। पिता के सन्निधान में पुत्र आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करता था। और चौथा ऑप्शन है मित्रस्य सन्निधाने, मित्र के सन्निधान में मित्र आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति अस्मि, मित्र आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करता था। तो दोस्तों, हम ये पैसेज जब पढ़ेंगे तो उस पैसेज में हम देख लेंगे कि इसका उत्तर क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मस्तिष्क है इसको आप यदि सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो बड़े आसानी से आपका प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाएगा। पहले आप पैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले जैसे मैं पढ़ रहा हूं इसी भांति आप पहले प्रश्न पढ़ें, और प्रश्न को पढ़ने के बाद उस प्रश्न को इस मस्तिष्क में होल्ड करें
और तब चलें पैसेज में, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते जाएंगे प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। बाकी विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, यानी जितने प्रश्न उतनी बार पैसेज आप पढ़ेंगे तो परीक्षा का समय अवधि बीत जाता है। इस नाते पहले प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें। तो 122 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति प्राचीन काले, यानी अति प्राचीन काल में विद्यायाः प्रधानम साधनम किम आसीत। विद्यायाः अर्थात विद्या का, प्रधानम अर्थात प्रधान, साधनम मतलब साधन, किम मतलब क्या, आसीत मतलब था। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि अति प्राचीन काल में विद्या का प्रधान साधन क्या था। तो पहला ऑप्शन दे रहा श्रवण, दूसरा दे रहा लेखनम, तीसरा दे रहा मदनम मननम, और चौथा दे रहा लेखनम श्रवणम च, यानी सुनना, लिखना, चिंतन करना, मनन करना, अथवा लेखन अथवा श्रवण करना। तो दोस्तों इसके लिए भी हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज में देखा जाएगा। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है काल क्रमेण या पद्धति आरब्धा तस्याह नाम किम अस्ति। काल क्रमेण यानी जैसे जैसे काल बीतता गया, समय के बीतने के साथ, या पद्धति, या मतलब जो, पद्धति मतलब पद्धति, आरब्धा आरब्ध हुई, तस्याह नाम किम अस्ति, तस्याह उसका, नाम मतलब नाम, किम अस्ति क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है लेखन श्रवण पद्धति, दूसरा लेखन पद्धति, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास पद्धति, और चौथा ऑप्शन है श्रवण पद्धति। तो इस प्रश्न को भी हम लोग पैसेज में देखा जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा। और 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कस्य अनवधाने कह कम सावधानम करोति अस्म, यानी किसके अनवधान में, कह मतलब कौन, कम मतलब किसे, सावधानम करोति अस्म सावधान करता था। कह रहा है कि किसके अनवधान में, अवधान और अनवधान, इस शब्द को यदि मैं देखूं दोस्तों, तो यदि आपसे हम बात करें तो अवधान जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है जुड़े होने से, और अनवधान न व धा न, तो इसका तात्पर्य इसके विलोम से है, इसके विलोम से। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो ये नौ अवधान से बना हुआ है। नौ अवधान किससे बना हुआ है दोस्तों, नौ अवधान। यदि आप इसे देख पा रहे हैं तो नौ मतलब होता है नहीं, अवधान मतलब होता है जुड़ा होना। और यहां पर जब हम समास करेंगे तो यहां नए समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है, ये तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास का भेद माना जाता है दोस्तों। तो नए समास में दो नियम है। नए समास का पहला नियम यह कहता है कि यदि नौ के बाद यदि स्वर से प्रारंभ होने वाला शब्द आता है तो जो नौ है वो अन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, अन में। जैसे आप लोग देखें नौ उपस्थितः, नौ उपस्थितः, तो नौ उपस्थितः जो है ये अन में चेंज हो जाएगा, तो शब्द बनेगा, यह उ की मात्रा नौ में जुड़ जाएगी और शब्द बनेगा अनुपस्थितः। क्या बनेगा, अनुपस्थितः। इसी भांति यहां पर भी समास हुआ है नौ अवधान, तो नौ जो है वो अन में बदल गया है और इस तरह से जो है और नौ में जुड़ करके ये अनवधान शब्द बना हुआ है। इसका दोस्तों दूसरा नियम ये होता है, दूसरा नियम यदि हम बताएं, इसका जो दूसरा नियम है वो ये है कि नौ के बाद क्या, यदि हम देखें तो ये कहता है कि नौ के बाद यदि व्यंजन से प्रारंभ होने वाला पद आ जाए, क्या आ जाए, यदि नौ के बाद व्यंजन से प्रारंभ होने वाला पद आ जाए तो नौ जो है वो अ में चेंज हो जाता है। और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं नौ समान, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर शब्द नौ समान, तो यदि हम इसे देखें तो नौ अ में चेंज होगा और शब्द हो जाएगा असमान। तो जितना आप लोग ध्यान रखना कि जो भी आप देख पाते हैं कहीं पर भी कि हिंदी में आप देखते हो अ अथवा अन को लगा करके आप विलोम शब्द को निर्मित करते हो। कहां पर, हिंदी में। वो दरअसल असल में संस्कृत में नौ शब्द है और वहां पर नए समास होता है। कौन सा समास होता है, वहां नए समास होता है जो तत्पुरुष और बहुब्रीहि का भेद माना जाता है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या था यहां पर देख लेते हैं। प्रश्न हम पढ़ रहे थे कि कस्य अनवधाने, क्या प्रश्न पढ़ रहे थे
कस्य अनवधाने, यानी किसके अनवधान में, कह मतलब कौन, कम मतलब किसे, सावधानम करोति अस्मि, किसे सावधान करता था। तो पहला ऑप्शन है सेवकस्य अनवधाने स्वामी तम सावधानम करोति अस्मि, यानी सेवक के अनवधान में स्वामी तम मतलब उसे, उसे मतलब किसे, सेवक को सावधानम करोति अस्मि, सावधान करता था। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है बालकस्य अनवधाने पिता तम सावधानम करोति, बालक के अनवधान में पिता उसे सावधान करता था। और अगला ऑप्शन कह रहा है शिष्यस्य अनवधाने गुरु तम सावधानम करोति अस्मि, शिष्य के अनवधान में गुरु जो है उसे सावधान करता था। और चौथा ऑप्शन है राज्ञः अनवधाने, राजा के अनवधान में मंत्री तम मतलब उसे, यानी राजा को सावधानम करोति अस्मि, सावधान करता था। तो हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किसके अनवधान में कौन किसे सावधान करता था। पैसेज में इसका उत्तर हम लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। और 125 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरोह सन्निधाने, क्या कह रहा है भाई, गुरोह, गुरोह सन्निधाने शिष्य किम किम बोधयति, यानी गुरु के सन्निधान में, गुरु के सन्निधान में, ये गुरोह में क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन। गुरोह सन्निधाने शिष्य यानी सिन्न किम किम बोधयति, क्या क्या बोधित करता है। तो कह रहा है गुरोह सन्निधाने शिष्य वेदम व्याकरणम च अधीते, गुरु के सन्निधान में शिष्य व्याकरण और वेद को पढ़ता है। अधीते मतलब क्या मतलब होगा, अधीते का मतलब हो गया पठति, अधीते का अर्थ क्या होगा, पठति, यानी पढ़ता है, उसको सीखता है, उसको अर्जित करता है। गुरोह सन्निधाने शिष्य चातुर्यम प्राप्नोति, गुरु के सन्निधान में शिष्य चतुराई को, चातुर्यता को प्राप्नोति प्राप्त करता है। गुरोह सन्निधाने शिष्य शरीर सौष्ठवम कठोरताम च प्राप्नोति, और गुरु के सन्निधान में शिष्य शरीर और सौष्ठव, शरीर सौष्ठव और कठोरता को प्राप्त करता है। और गुरोह सन्निधाने शिष्य न केवल ज्ञानम प्राप्नोति, गुरु के सन्निधान में शिष्य न केवल ज्ञान को प्राप्त करता है अपितु सदाचारम स्वावलंबनम सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिम अपि बोधयति, वह न केवल ज्ञान प्राप्त करता है अपितु सदाचार को, स्वावलंबन को और सार्थक जीवन के निर्वाह हेतु दृष्टि को भी बोधयति, उसका बोध करता है, उसको सीखता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर हमारे पास 121 से लेकर 125 के बीच इस पैसेज में 5 प्रश्न थे। आइए पैसेज को पढ़ते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य यहां पर आप लोगों को संस्कृत में किस प्रकार से पैसेज को पढ़ करके पैसेज को सॉल्व करेंगे यह सिखाना है, और निश्चित रूप से आप लोग सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करेंगे और संस्कृत में 30 में 30 का नंबर आप लोगों का अवश्य आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि अति प्राचीन काले, अति प्राचीन काले यानी अति प्राचीन काल में, यानी बहुत ही प्राचीन काल में श्रवणम एव प्रधानम विद्या साधनम आसीत। दोस्तों यहां बिंदी लगा दी गई है, यह बिंदी नहीं होनी चाहिए, यह बिंदी नहीं होनी चाहिए, यहां एव शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां एव शब्द होना चाहिए, मैं हटा दूं इसको। तो लाइन होगी कि अति प्राचीन काले श्रवणम एव प्रधानम विद्या साधनम आसीत, है ना। अति प्राचीन काल में सुनना ही प्रधान विद्या का साधन था। दोस्तों जब पहले जमाने में गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी तो संस्कृत में पठन पाठन की एक पद्धति होती थी जिसमें हम लोग पारायण करते थे। क्या करते थे, पारायण। क्या करते थे, पारायण। और पारायण में जो है बोल बोल करके कोई सुनाता था, बच्चा सुनता था, अथवा बच्चा खुद बोल बोल करके पढ़ता था और उसके द्वारा अभ्यास से वह विषय को कंठस्थीकरण करने का कार्य करता था। तो पारायण विधि में सुनना भी एक प्रमुख तरीका होता है ज्ञान को प्राप्त करने का। तो फिलहाल यदि हम देखें तो यहां पर हमारी लाइन है कि अति प्राचीन काले श्रवणम एव प्रधानम विद्या साधनम आसीत, यानी अति प्राचीन काल में सुनना ही विद्या का प्रधान साधन था। तो हमारे पास प्रश्न था, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, यहां देखो क्या प्रश्न पूछा गया था, अति प्राचीन काले विद्यायाः प्रधानम साधनम किम आसीत।
अति प्राचीन काल में विद्या का प्रधान साधन क्या था? तो पैसेज की पहली लाइन ने ही 122 नंबर प्रश्न के उत्तर को दे दिया कि सुनना। क्या था? सुनना। यानी 122 का पहला उत्तर सही होगा। 122 का कौन सा सही होगा? पहला उत्तर सही होगा। सुनना जो है वो अति प्राचीन काल में विद्या का प्रधान साधन था। इसी प्रकार से दोस्तों हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि काल क्रमेण लेखन पद्धति आरब्धा। काल क्रमेण यानी काल क्रम के साथ, समय के बीतने के साथ लेखन पद्धति आरब्धा। लेखन पद्धति क्या हो गई? आरब्ध हो गई, वह प्रारंभ हो गई। तो जैसा मुझे याद आ रहा है एक प्रश्न इस बिंदु पर भी था। देखो यहां पर प्रश्न था कि काल क्रमेण या पद्धति आरब्धा, काल क्रमेण या पद्धति आरब्धा तस्याह नाम किम आसीत। उसका नाम क्या है जो कालक्रम के साथ आरब्ध हुई थी? तो हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा, लेखन पद्धति। आप लोगों ने अभी देखा कि लाइन में वहां पैसेज में लिखा हुआ लेखन पद्धति जो है वो समय के बीतने के साथ जो है आरब्ध हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास 122 और 123 नंबर का प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। अब 3 प्रश्न और बचे हैं। फिलहाल आइए हम पैसेज तो पूरा पढ़ेंगे, देखते हैं क्या आगे की कहानी क्या है। इदानीम गणक यंत्र युगम अस्ति। इदानीम इस समय, गणक यंत्र युगम अस्ति। दोस्तों यहां छूट गया है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है, ऐसा है, यहां संगणक होना चाहिए, है ना। तो इदानीम संगणक युगम अस्ति। वर्तमान जो समय है, इदानीम समय, यह समय जो है वो संगणक युग का है। संगणक मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताएं, जल्द से बताएं आप लोग संगणक का मतलब क्या होता है। निश्चित रूप से आप लोगों का उत्तर सही है। संगणक मतलब कंप्यूटर होता है। तो जो आधुनिक इदानीम समय, जो इस समय जो युग है वो किसका युग है? तो कंप्यूटर का युग है, ऐसा ये वाक्य कह रहा है। फिर कह रहा है कि संगणक यंत्र द्वारा, ध्वनि यंत्र द्वारा आविष्कृते दर्शन श्रवण माध्यमे इदानीम विद्या साधने स्तः। यानी संगणक यंत्र के द्वारा और ध्वनि यंत्र के द्वारा आविष्कृते मतलब आविष्कृत किया गया, बनाया गया, दर्शन और श्रवण माध्यम यानी कि श्रव्य और दृश्य माध्यम, इदानीम विद्या साधने स्तः, आजकल विद्या का प्रमुख साधन है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि संगणक यंत्र द्वारा, कौन से यंत्र के द्वारा? संगणक यंत्र के द्वारा और ध्वनि यंत्र के द्वारा आविष्कृत किया गया दर्शन श्रवण माध्यम यानी कि श्रव्य और दृश्य सामग्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा शैक्षिक तकनीक में श्रव्य और दृश्य सामग्री होती है जिसको हम ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी कहते हैं, और जिसके द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है। ये टीचिंग लर्निंग का मटेरियल होता है। तो श्रव्य दृश्य श्रवण माध्यमे इदानीम विद्या साधने, आजकल जो है विद्या साधन है। आगे कह रहा है किम ऐसा प्रक्रिया मानव समाजस्य विकासम प्रदर्शयति। क्या, किम मतलब क्या, ऐसा प्रक्रिया, यह प्रक्रिया मानव समाजस्य अर्थात मानव समाज का विकासम प्रदर्शयति, विकास प्रदर्शित करती है, अथवा विकारम, अथवा विकार अर्थात दोष प्रदर्शित करती है, इति तावत चिंतनीयम, यह तब तक चिंतनीय है, चिंतन के योग्य है। मतलब ये वाक्य में लिखा हुआ है कि क्या यह प्रक्रिया मानव समाज को के विकास को प्रदर्शित करती है अथवा उसके विकार को प्रदर्शित करती है। यह जो प्रक्रिया है यह चिंतनीय है, चिंतन के योग्य है। आगे लाइन है गुरोह मुखात श्रवणम गुरोह सन्निधानम। गुरोह मुखात श्रवणम गुरोह सन्निधानम, गुरु के सन्निधान में, गुरु के मुख से सुनना। गुरोह सन्निधानम, गुरु के सन्निधान में, गुरोह मुखात, गुरु के मुख से सुनना, अशिष्य से अवधानम, और शिष्य का अवधान होना, और गुरु अवधान होना मतलब शिष्य का उसके साथ जुड़े होना, और गुरु शिष्यो यानी गुरु और शिष्य के बीच वात्सल्यम, वात्सल्यम च ज्ञान संपादनम पोषयति, और गुरु और शिष्य के आपस में मेल से वहां पर वात्सल्य और ज्ञान का संपादन पोषित होता है। करा कदाचित शिष्य से अनवधाने गुरु तम सावधानम करोति अस्म। कदाचित मतलब कभी, कभी ऐसा हो
कि शिष्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, शिष्य से, शिष्य का। देखो दोस्तों, जब स्य लगा करके आए, जैसे रामस्य मोहनस्य शिष्यस्य बालकस्य, तो वहां आप का उत्तर दे दें, का वहां पर जोड़ लेंगे कारक चिन्ह का। कदाचित, कभी, शिष्य से यानी शिष्य का अनवधान, उससे जुड़ाव दूर हटता हो, शिष्य उससे भाग रहा हो, तो गुरु मतलब गुरु, तम मतलब उसे, तो किसे भाई, उस शिष्य को सावधानम करोति अस्म, सावधान करता था। तो हमारा इस पर एक प्रश्न था, मुझे याद आ रहा है, आप लोगों को भी याद आ रहा होगा। देखो देखते हैं भैया प्रश्न क्या था। प्रश्न था कि गुरोह सन्निधाने शिष्य, माफ करिए 124 नंबर प्रश्न था कि कस्य अनवधाने कह कम सावधानम करोति अस्म, किसके अनवधान में कौन किसे सावधान करता था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा शिष्यस्य अनवधाने गुरु तम सावधानम करोति अस्म, शिष्य के अनवधान में गुरु तम मतलब उसे यानी शिष्य को सावधान करता था। ये हमारा यहां पर उत्तर हो जाएगा। तो हमने 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, 122, 123 और 124। और यहां पर देखें तो 121 नंबर भी प्रश्न के उत्तर को हम लोग यहां पढ़ चुके हैं। जैसा आप लोग यहां लाइन आप देखें, यहां पढ़े कि गुरोह सन्निधाने शिष्य आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति अस्म, है ना। अब आप ये अगली लाइन है, देखो क्या लिखा है कि गुरु के सन्निधान में शिष्य आत्मीयता वात्सल्यम च अनुभवति अस्म। दोस्तों, जब प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार की क्रिया के साथ अस्म शब्द को जोड़ दिया जाएगा, तो वहां पर उसका अर्थ भूतकाल में आप लगाएंगे। किस अर्थ में लगाएंगे, भूतकाल में, यानी प्रेजेंट टेंस की जो क्रिया है उसमें अस्म जोड़ना है। लट लकार में जब आप अस्म को ऐड कर देंगे उस क्रिया के बाद, तो वहां आप उसका अर्थ क्या लगाएंगे, भूतकाल में। और अगर स्तः रहेगा तो वर्तमान काल में ही अर्थ लगेगा। तो यहां गुरु के सन्निधान में शिष्य आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारा यहां पर जो प्रश्न था कि कस्य सन्निधाने कह आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति अस्म, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरोह सन्निधाने शिष्य आत्मीयताम वात्सल्यम च अनुभवति अस्म। गुरु के सन्निधान में शिष्य जो है वो आत्मीयता और वात्सल्य का अनुभव करते थे। तो ये उत्तर हमारा होगा 121 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यंत्र माध्यमेन श्रवणे तू न सावधानताया बोध न आत्मीयतानुभव। यंत्र माध्यमेन यानी यंत्र के माध्यम से। अब भाई यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रवण और दृश्य, दर्शन और श्रवण माध्यम का आविष्कार किया गया और वह विद्या का प्रधान साधन बन गया। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी में श्रवण और दर्शन का की जो सामग्री होती है वो यंत्र होती है। तो यंत्र माध्यमेन, यहां कह रहा है यंत्र माध्यमेन यानी यंत्र के माध्यम के द्वारा, श्रवणे यानी सुनना, तू न सावधानतया बोधः न आत्मीयता अनुभव, यानी यंत्र माध्यम के द्वारा सुनने से सावधानी पूर्वक बोध नहीं होता है और आत्मीयता का भी अनुभव नहीं होता है। कह रहा अतः यंत्र श्रुत्वा, अब यहां देखो लिखा श्रुत्वा मतलब सुनकर, कत्वा प्रत्यय, अतः यंत्र द्वारा सुनकर ज्ञानम दुर्लभम एव, ज्ञान जो है वो दुर्लभ हो जाता है। व्यक्तित्व निर्माणम च अपि दुर्लभम, व्यक्तित्व का निर्माण भी क्या होता है, दुर्लभ हो जाता है। गुरोह सन्निधाने शिष्य तम न केवल ज्ञानम प्राप्नोति अपितु तू सदाचारम स्वावलंबनम सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिम अपि बोधयति। यानी कि कह रहा है कि गुरोह सन्निधाने, गुरोह में पंचमी भक्ति एक वचन, सन्निधाने सप्तमी भक्ति एक वचन, गुरु के सन्निधान में शिष्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, न मतलब नहीं, केवलम मतलब केवल एक अव्यय है, ज्ञानम प्राप्नोति, गुरु के सन्निधान में शिष्य न केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, अपि तू सदाचारम स्वावलंबम। ये दोस्तों यहां पर अपितु एक में होना चाहिए, ये थोड़ी दूर हो गया, अपितु सदाचारम स्वावलंबनम, अपितु सदाचार स्वावलंबन और सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टि, सार्थक जीवन को जीने की निर्वाह करने की दृष्टि अपि बोधयति, उसका बोध करता है। तो हमारा इसमें 125 नंबर प्रश्न जैसा कि मैं देख पा रहा हूं
आप लोग यहां देख पा रहे होंगे 125 नंबर प्रश्न क्या था कि गुरोह सन्निधाने शिष्य किम किम बोधयति। तो गुरुः सन्निधाने शिष्य न केवलम ज्ञानम प्राप्नोति अपितु सदाचारम स्वावलंबनम सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिम अपि बोधयति। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा 125 नंबर का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पैसेज के या पहले पैसेज के हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रश्न पत्र में। हमारा जो दूसरा पैसेज है वो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 126 से कहां से, प्रश्न संख्या 126 से 132 तक निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा, निम्नलिखित गद्यांश को पठित्वा यानी पढ़कर अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखित प्रश्ना नाम यानी प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को ददात मतलब प्रदान करें। तो क्या प्रश्न है नीचे जरा देख लेते हैं। 126 से 132 तक यानी कुल मिलाकर के लगभग हम कह सकते हैं कि 7 प्रश्न जो है इसमें है इससे जुड़े हुए। तो 126 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम भवितुम शक्यते। अस्य मतलब इस गद्यांशस्य मतलब गद्यांश का, इस गद्यांश का शीर्षक भवितुम शीर्षक होना चाहिए और हेतु शीर्षक हेतु शक्यते मतलब क्या होना चाहिए। तो कह रहा है प्राचीन भारत होना चाहिए कि आधुनिक भारत होना चाहिए कि परतंत्र भारत होना चाहिए कि भारत के शासक होना चाहिए। तो पढ़ा जाएगा पैसेज को, देखा जाएगा कि इसका क्या शीर्षक सही हो सकता है। 127 नंबर कह रहा है राज्यपाल से नियुक्तिम कह करोति। राज्यपाल की नियुक्ति कह मतलब कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं कि उपराष्ट्रपति करते हैं कि मुख्यमंत्री करते हैं। और 128 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि यह आसीत। आंग्ला नाम यानी अंग्रेजों का, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, रामस्य रामयोः रामाणाम, तो आंग्लस्य आंग्लयोः आंग्ला नाम। तो आंग्ला नाम यानी अंग्रेजों का अंतिम प्रतिनिधि यह मतलब जो आसीत मतलब था, कौन था, राजगोपालाचार्य थे कि वल्लभ भाई पटेल थे कि लॉर्ड माउंटबेटन थे कि जनरल डायर थे। देखा जाएगा, प्रश्न को पढ़ा जाएगा। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान से निर्माण कार्य कदा समाप्तम। भारत के संविधान के निर्माण का कार्य कदा मतलब कब समाप्त हुआ। और 130 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संप्रति भारते कत राज्याणि सन्ति, यानी कि संप्रति मतलब उस समय, या संप्रति मतलब संप्रति का तात्पर्य इस समय होता है, माफ करिएगा, संप्रति भारते इस समय भारत में कत मतलब कितने राज्याणि सन्ति, कितने राज्य हैं, 20 हैं कि 30 हैं कि 28 हैं कि 17 हैं। इसको भी पैसेज में देखा जाएगा इसका उत्तर क्या होगा। और 132 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रात पूर्वम यानी स्वतंत्रता के पूर्व, यहां पंचमी भक्ति एक वचन है, स्वतंत्रात पूर्वम स्वतंत्रता से पूर्व भारते प्रायशः कति राज्याणि आसन्। भारत में प्रायः कितने, प्रायशः मतलब प्रायः, कति मतलब कितने, राज्याणि मतलब राज्य, आसन मतलब थे। 500 परिमिता, 500 से अधिक थे कि 700 से अधिक थे कि 300 से अधिक थे कि 600 से अधिक थे। और 132 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्र से भारत से प्रथम राष्ट्रपति ही, यहां ट्र होगा दोस्तों, छूट गया है, प्रथम राष्ट्रपति ही आसित। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे, तो श्री राजेंद्र प्रसाद थे कि जवाहरलाल थे कि वल्लभ भाई पटेल थे कि शंकर दयाल शर्मा साहब थे। तो आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज में देखते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितने लोग नए जुड़े हुए हैं, और हमारे जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। और आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। 148 माफ करिएगा 1948 ईस्वीये संवत्सरे आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन चक्रवर्तिनम राजगोपालाचार्यम आंग्ल साम्राज्य प्रतिनिधि रूपेण संस्थाप्य स्वदेशम प्रतिनिवृत्तः। ये एक पूरा बड़ा सा वाक्य है। तो इस वाक्य को आप थोड़ा सा बांट करके अलग अलग शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपसे यह पैसेज अवश्य सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि 1948 1948 ईस्वीये यानी सन 1948 में, सन 1948 में संवत्सरे मतलब इस वर्ष, संवत्सरे मतलब इस वर्ष, आंग्ला नाम यानी अंग्रेजों का,
अंग्रेजों का, रामस्य रामयोः रामाणाम, आंग्लस्य आंग्लयोः आंग्लानाम। तो आंग्ला नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी अंग्रेजों का अंतिम यानी अंतिम प्रतिनिधि, प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन चक्रवर्तीनः यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यम, राजगोपालाचारी को आंग्ल साम्राज्य, आंग्ल साम्राज्य का प्रतिनिधि रूपेण संस्थाप्य, प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करके स्वदेशम परिनिवृतः, अपने देश परिनिवृत्त हो गए, अपने देश चले गए, रिटायर हो गए। तो प्रश्न आप लोगों को यहां पर एक हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था पीछे, मुझे याद आ रहा है, आप यहां प्रश्न देखें कि प्रश्न दिया हुआ है कि आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि यह आसीत, अंग्रेजों के अंतिम प्रतिनिधि जो थे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेजों के अंतिम प्रतिनिधि कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो हमने एक प्रश्न सॉल्व कर लिया, अंग्रेजों के अंतिम प्रतिनिधि कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आइए आगे हम पैसेज को पढ़ते हैं। हमारा अगली लाइन है कि 1950 1950 ईस्वीये संवत्सरे, यानी सन 1950 में संविधानस्य निर्माण कार्ये परिसमाप्ते भारतम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रम जातम। 1950 ईस्वी सन में भारतस्य यानी संविधान के निर्माण कार्य यानी निर्माण कार्य में परिसमाप्त होने पर भारतम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रम जाता, भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया ऐसा महसूस होता है। तो हमारा प्रश्न था, अभी हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था कि आप देखें प्रश्न था कि भारतीय संविधान से निर्माण कार्य कदा समाप्तम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पैसेज कह रहा है सन 1950 में। तो भारतीय संविधान का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ, तो सन 1950 में समाप्त हुआ। तो हमने दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया, 128 का और 129 का। आइए आगे पढ़ते हैं पैसेज को। बड़े आसानी से आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप बुद्धा कोचिंग सेंटर आइए, पैसेज पढ़ना मैं सिखाऊंगा और संस्कृत को कैसे पढ़ करके आप किस प्रकार से अपने प्रश्नों को बड़े आसानी से उत्तरित कर सकते हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा। और 100% आपने कभी अपने जीवन में संस्कृत पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम आपको उड़ना सिखाएंगे संस्कृत के साथ। देखिए दोस्तों यहां पर आगे लाइन है कि श्री राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथमो राष्ट्रपति निर्वाचित, श्री जवाहरलाल नेहरूश्च प्रधानमंत्री, यानी श्री राजेंद्र प्रसाद भारतस्य यानी भारत के प्रथमो राष्ट्रपति निर्वाचित, प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और श्री जवाहरलाल नेहरू च प्रधानमंत्री, च मतलब और, श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। तो मुझे लगता है इस पर भी एक प्रश्न था। इस पर प्रश्न क्या था भाई, देख लेते हैं। कह रहा है, प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रस्य भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो कौन थे भाई, अभी पैसेज में हमने पढ़ा श्री राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र से भारत से। लाइन को पढ़िए, स्वतंत्र से भारत से, स्वतंत्र भारत का। एक बात आप कहोगे कि क्यों सर यहां स्वतंत्र का भारत का नहीं कह रहे हैं, तो दोस्तों यह तथ्य जान लीजिएगा कि जैसे स्वतंत्र भारत, अगर इसको आप देखो स्वतंत्र भारत, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में भारत जो है ये विशेष्य है। अगर आप विशेषण विशेष्य की परिकल्पना को समझते हैं तो ये है विशेष्य और ये है विशेषण। ये क्या है, विशेषण। तो दोस्तों जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो विशेष्य में जो विभक्ति होती है वही विभक्ति हम विशेषण में भी लगाते हैं। तो भारत में षष्ठी विभक्ति है, तो इसी नाते स्वतंत्र शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो स्वतंत्र से भारत से, तो दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति आसीत, प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा, श्री राजेंद्र प्रसाद थे। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे पैसेज को देखते हैं। आगे प्रश्न का पैसेज कह रहा है कि आंग्ला नाम स्थानेषु सर्वत भारतीय अधिकारिणः संस्थापित। आंग्ला नाम यानी फिर वही तथ्य आ गया, आंग्ला नाम है ना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
अंग्रेजों के स्थानेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, है ना, रामेषु आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामेषु, है ना, तो स्थानेषु सप्तमी विभक्ति, अंग्रेजों के स्थान पर, आप लोगों ने में पे पर पढ़ा होगा, में सप्तमी विभक्ति जब अधिकरण कारक होता है तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पे पर, तो यहां पर स्थान पर ऐसा अर्थ लगा लेंगे, अंग्रेजों के स्थान पर, सर्वत्र मतलब सभी, दोस्तों ये एक अव्यय है, भारतीय अधिकारिण, भारतीय अधिकारी संस्थापित, यानी अंग्रेजों के स्थान पर भारतीय अधिकारी स्थापित हो गए, वो लोग कार्य करने लगे। आगे हम पैसेज को देखते हैं। आगे पैसेज कह रहा है कि स्वतंत्रे भारते, स्वतंत्रे भारते, फिर मैंने यहां पीछे बताया था आप लोगों को कि देखिए कि जब विशेषण और विशेष्य होता है तो जहां विशेष्य में जो विभक्ति होती है वही विशेषण में भी होती है, तो इसी नाते यहां भी सप्तमी, यहां भी सप्तमी। स्वतंत्रे भारत यानी स्वतंत्र भारत में नृपाणाम राज्यानाम च मतलब और, नृपाणाम यानी राज्य और राज्यों के समस्या नितराम जटिला आसीत, यानी स्वतंत्र भाषाओं में राजाओं और राज्यों की समस्या नितराम मतलब निरंतर जटिला आसीत, निरंतर जटिल थी। भारतस्य महीयान भूभागो राज्येषु विकीर्णः विभक्तः आसीत, भारतस्य भारत का महीयान यानी बहुत बड़ा, भूभागो यानी भूभाग, राज्येषु राज्यों में, विकीर्णः यानी यहां देखो आपको सूचित भी कर दिया है, इंगित भी कर दिया, विकीर्णः यानी विभक्त, आसीत मतलब था। भारत का महीयान यानी बहुत बड़ा, भूभागो भूभाग, राज्यों में विकीर्ण था, विभक्त था। राज्या नाम संख्या अपि षट शतक परिमिता अभवत, राज्यों की जो संख्या थी वो षट शतक, षट मतलब होता है 6 और शतक मतलब होता है 100, यानी षट शतक मतलब 6 गुणे 100 यानी कि 600, और यहां लिख भी दिया है षट शतक 600 परिमिता अभवत, 600 से अधिक थी। तो दोस्तों मुझे जैसा कि याद आ रहा है कि हमने एक प्रश्न पढ़ा था, और प्रश्न क्या था देखते हैं। प्रश्न था कि स्वतंत्रात पूर्वम भारते प्रायशः कति राज्याणि आसन, स्वतंत्रता से पहले भारत में कितने राज्य थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा षट शतकम परिमिताः, यानी 600 से अधिक थे। कितने थे भाई? 600 से अधिक प्रतिनिधि यहां पर थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे पैसेज को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग यहां पर थे, श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय, श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय, श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय के भगीरथ प्रयत्नेन नीति चातुर्येण च सर्वे नृपाः भारत ते सम्मिलिताः अभवन्, यानी कह रहा है कि श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय से षष्ठी व्यक्ति एक वचन महोदय के भगीरथ प्रयत्नेन, भगीरथ प्रयत्न के द्वारा, नीति चातुर्येण यानी नीति में चतुराई के द्वारा, च मतलब और, सर्वे नृपाः यानी सभी राजा, भारते सप्तमी विभक्ति एक वचन, भारते भारत में, सम्मिलिताः यानी सम्मिलित, अभवन मतलब हो गए। श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय के भगीरथ प्रयत्न से और उनकी नीति चातुर्यता से सभी राजा भारत में क्या हो गए? सम्मिलित हो गए। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एक महान विभूति थे, जिन्हें द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो शायद आज हम इस देश में अनेक देश पाते, और शायद यहां पर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय पासपोर्ट का उपयोग कर रहे होते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही गुणगान हम करें कि उन्होंने उनका महिमा करें, उनका महिमा मंडन करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। निश्चित रूप से भारत के, आधुनिक भारत के नौजवानों को इस महापुरुष ने क्या किया? इस महापुरुष ने अपनी लौह नीति के दम पर भारत को एकीकृत करने का कार्य किया था। फिलहाल आगे हम बढ़े तो आगे कह रहा है समस्तम भारतम अष्टाविंशति राज्येषु विभक्तम अस्ति, है ना। समस्तम भारतम, समस्त भारत, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति मतलब क्या होगा? अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब क्या होता है? अष्ट का मतलब होता है 8,
और विंशति मतलब क्या होता है, विंशति का मतलब होता है दोस्तों 20। आप लोगों को ऑफलाइन कक्षाओं में हमने गिनती पढ़ाई हुई है। और देखो भैया, जिसको गिनती नहीं आएगी वो पैसेज नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि गिनती की बात आ जाएगी तो कैसे गिनती निकालोगे, वहां से सवाल भी बनेगा निश्चित रूप से। और यूपी टेट में तो हर साल 1 से 2 गिनती पूछी जाती है, सुपर टेट में भी गिनती पूछी जाती है। तो आइए बुद्धा कोचिंग सेंटर, हम सिखाएंगे आपको गिनती अष्टाविंशति, यानी 8 धन 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28। 8 धन 20 28। अष्टाविंशति राज्येषु विभक्तम अस्ति। समस्त भारत जो है वो आज कितने राज्यों में विभाजित है, तो आज 28 राज्यों में विभाजित है। राज्यानाम प्रधानाः राज्यपालाः कथ्यन्ते। राज्यानाम, राज्यों के जो प्रधान हैं वो राज्यपाल कहे जाते हैं। और राष्ट्रपति तेषाम नियुक्ति, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों 2 प्रश्न थे जो मुझे याद आ रहे हैं। एक तो पूछा गया था आपसे कि भारत कितने राज्यों में विभक्त है, और दूसरा पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं 127 नंबर जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि राज्यपाल से नियुक्ति कह करोति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कह मतलब कौन करता था, करता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति, है ना। और अगला प्रश्न ये था कि संप्रति भारते कत राज्याणि सन्ति। आजकल भारत में कितने राज्य हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28 राज्य। आज हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी भारत कुल मिलाकर के हम बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 36 पार्ट हैं इसके, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आज के दिन में। लेकिन यहां इस 130 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा 28। तो हमने इसमें ये जो प्रश्न पूछे गए थे कुल मिलाकर के देखें तो 127, 28, 29, 30, 31 और 132, इन सभी का उत्तर मैंने दे दिया है आप लोगों को, है ना। आप यदि देख पा रहे हैं तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अंग्रेजों का अंतिम प्रतिनिधि कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का संविधान के निर्माण का कार्य कब समाप्त हुआ, तो 1950 में। और संप्रति भारते कत राज्याणि सन्ति। आजकल भारत में कितने राज्य, 28 है। और स्वतंत्रता से पहले भारत में प्रायः कितने राज्य हुआ कर रहे थे, तो 600 से ज्यादा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो श्री राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इसमें एक प्रश्न बच रहा है, अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम भवितुम शक्यते। लेकिन इसकी एक लाइन अभी बची हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कह रहा है राज्येषु अपि शासनम केंद्रवत मंत्री परिषदायत्तम भवति। राज्यों का जो शासन है वह केंद्रवत अपि, केंद्र की भांति ही मंत्री परिषदायत्तम, मंत्री परिषद के द्वारा होता है। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद होती है वैसे ही राज्य में भी मंत्री परिषद होती है और उसके द्वारा राज्यों का शासन होता है। और प्रधान जो सर्वोपरि है मंत्री मुख्यमंत्री इति उच्यते। जो सर्वोपरि, जो प्रधान रूप से राज्य में मंत्री के रूप में कार्य करता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं, इति उच्यते, उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो फिलहाल ये पैसेज था। लेकिन अगर इस पैसेज को देखें तो जैसा 126 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अस्य गद्यांश से शीर्षकम भवितुम शक्यते। इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए, तो इसमें पहला ऑप्शन है प्राचीन भारत। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्राचीन भारत होना चाहिए, आप लोगों को भी लग रहा होगा प्राचीन भारत की कोई बात नहीं है। और परतंत्र भारत की भी कोई बात नहीं है और भारत के शासक की भी बात नहीं रही। निश्चित रूप से आधुनिक भारतम इसका एक शानदार शीर्षक हो सकता है दोस्तों। तो 126 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए और ये निश्चित रूप से यही सही है। तो इस प्रकार से हमने इस सीटेट के पेपर के 2 पैसेजेस को हमने सॉल्व कर लिया। आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं जो प्रश्न विविध बिंदुओं से आए हुए हैं। यहां आप देख पा रहे होंगे कि 133 नंबर प्रश्न दिया गया है और 133 नंबर जो प्रश्न है वो टीचिंग रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों आप बुद्धा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाता है। टीचिंग की स्पेशल क्लासेस, शिक्षण की पेडागोजी की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं। तो आप लोग आए बुद्धा कोचिंग सेंटर और उसका लाभ उठाएं। फिलहाल 133 नंबर प्रश्न कह रहा है संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजनम अस्ति, प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, तो इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है, आप यहां देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विषय ज्ञान से परीक्षणम, यानी विषय के ज्ञान का परीक्षण करना।
और दूसरा करा अग्रिमायाम कक्षाम क्रमोन्नति, यानी अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नति, अगली कक्षा में उसको प्रमोट कर देना, मतलब कक्षा 3 है तो उसको 4 में भेज देना, 4 में है तो 5 में भेज देना, 5 में है तो 6 में भेज देना। और कह रहा भाषाम प्रति रुचि जागरणम, यानी भाषा के प्रति रुचि को जगाना, और लिपे सम्यकम ज्ञानम, लिपि का सम्यक ज्ञान। ये तो पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा में जो आप मूल्यांकन करते हैं उसका प्रयोजन क्या होता है। तो क्यों करते हैं भाई? क्या आप इसलिए प्रयोग करते हैं कि आप बच्चे में ये जान पाए कि विषय का ज्ञान कितना है, या आप इसलिए मूल्यांकन करते हैं कि उसे अगली कक्षा में पास करके प्रमोट करना है, या भाषा के प्रति उसमें रुचि पैदा करनी है, या लिपे सम्यक ज्ञानमस्ति, या लिपि का सम्यक ज्ञान कराना है। तो दोस्तों अगर इन चारों में बात करें तो इन चारों में जो सबसे मनोवैज्ञानिक तथ्य होगा वो सी ऑप्शन होगा, भाषा के प्रति बालक में रुचि पैदा करना। ये संस्कृत भाषा में किसी भी चैप्टर में या किसी भी पाठ्य योजना में एक सामान्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक सामान्य उद्देश्य होता है। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो लिपि का सम्यक ज्ञान और भाषा के प्रति रुचि पैदा करना और अग्रिम भाषायाम क्रमोन्नति और विषय ज्ञान का परीक्षण, तो इसमें विषय ज्ञान का परीक्षण किसी भी अवस्था में प्राथमिक स्तर पर बालक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं होता है, शैक्षिक उद्देश्य नहीं होता है। और अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नति करना यह भी शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बायलॉज है कि हर बच्चा अगली कक्षा में चला जाता है, उसको फेल नहीं करना होता आपको। लेकिन ये जो दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु निश्चित रूप से किसी भी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संस्कृत में उद्देश्य है। तो भाषा के प्रति रुचि का जागरण करना यह सामान्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? सामान्य उद्देश्य होता है। और जब प्राथमिक कक्षा में आप पढ़ाते हो तो बालक को लिपि का ज्ञान हो, यह विशेष पाठ्य योजना के तहत यह विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है। क्या हो सकता है? विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है। दोस्तों ध्यान देना, मैं यहां उद्देश्य की चर्चा कर रहा हूं। उद्देश्य क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो कि शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया? आपको मनोविज्ञान में पढ़ाया गया है ना, शिक्षण में भी पढ़ाया गया है कि शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। यानी आप शिक्षण का कार्य करते हो तो उद्देश्य उसमें निर्धारित करते हो, और उद्देश्यों का सामान्य निर्धारण जो होता है वो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के रूप में होता है। और जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हो तो वहां उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम के अनुसार होता है, वो आपने पढ़ाई होगा। लेकिन अगर इन दोनों बिंदुओं की मैं बात करूं तो यह बच्चे के या आपकी समस्त पाठ्य योजनाओं का, जितनी आप पाठ्य योजनाएं पढ़ाएंगे उन सभी पाठ्य योजनाओं में एक सामान्य उद्देश्य होगा कि भाषा के प्रति जो है उसमें रुचि पैदा करनी। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य उद्देश्य वह उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य को हर पाठ्य योजना में अप्लाई किया जाता है, और विशिष्ट उद्देश्य वह उद्देश्य होता है जो किसी खास पाठ्य योजना में खास समय पर खास कक्षा में खास शिक्षक के द्वारा आयोजित की जाती है। तो यहां तो किसी खास पाठ्य योजना की बात तो की नहीं गई है। दोस्तों ध्यान दो, प्रश्न में कहीं किसी खास पाठ्य योजना की बात तो की नहीं गई है। संस्कृत में मूल्यांकन की बात की गई है, यानी सारी पाठ्य योजनाओं की बात की गई है। ध्यान देना आप लोग मेरी बात, सामान्य उद्देश्य सारी पाठ्य योजनाओं में लागू होगा, विशिष्ट उद्देश्य हर पाठ्य योजना का विशिष्ट होगा, अपना अलग होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन होगा। देखो दोस्तों, मापन और मूल्यांकन जो होता है वो उद्देश्य के अनुरूप होता है। जो उद्देश्य होगा उसी का मापन मूल्यांकन करते हैं, जो उद्देश्य नहीं होता है उसका मापन मूल्यांकन आप नहीं करेंगे। तो जब यहां प्रश्न में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी विशेष कक्षा की बात कर रहा हो, वो संस्कृत की बात कर रहा हो, तो आप विशिष्ट उद्देश्य का उत्तर तो देंगे नहीं, तो आपका उत्तर देना होगा सामान्य उद्देश्य का। तो इस नाते उत्तर हो जाएगा भाषाम प्रति रुचि जागरणम, भाषा के प्रति रुचि का जागरण करना। अगर यही प्रश्न ये होता कि प्राथमिक कक्षा में वर्ण की पाठ्य योजना में, किस पाठ्य योजना में? वर्ण की पाठ्य योजना में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होगा, तब आपका उत्तर होता कि लिपि का सामान्य ज्ञान कराना, सम्यक ज्ञान कराना। क्योंकि बच्चे को वर्ण पढ़ाएंगे तो ध्वनि का ज्ञान कराएंगे और उस ध्वनि की लिपि का भी ज्ञान कराएंगे, तो उस पाठ्य योजना का विशिष्ट उद्देश्य होगा। तो यहां उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी। ध्यान रखना, सी उत्तर होगा, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति।
शिक्षण इस पद का यह मतलब जो अर्थ अस्ति, अर्थ है, यानी शिक्षण पद का क्या अर्थ है, ये जो टीचिंग है इसका क्या अर्थ होता है, लालन होता है कि प्रेरणम होता है कि बोधनम होता है कि ज्ञानस्य संक्रमणम होता है। तो दोस्तों लालन तो होगा नहीं, निश्चित रूप से लालन पालन आप लोगों ने सुना होगा, तो लालन नहीं होता है शिक्षण का उद्देश्य। अब प्रेरणम, शिक्षण का उद्देश्य प्रेरण भी नहीं होता है। और रही बात बोध का, तो बोध का तात्पर्य लर्निंग से है, LEARNING, क्या होगा, लर्निंग, जिसको हम हिंदी में अधिगम कहते हैं। किसको कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों बोध का तात्पर्य किससे है, अधिगम से है। बोध का तात्पर्य किससे है, अधिगम से है। तो शिक्षण का तात्पर्य क्या है, ज्ञान के संक्रमण से। दोस्तों जब शिक्षण की क्रिया चल रही होती है तो उस दौरान इंटरैक्शन होता है। क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, शिक्षक और छात्र के बीच एक अंतः क्रिया होती है, और इस अंतः क्रिया में क्या होता है, तो ज्ञान का संक्रमण होता है। इस नाते इसका उत्तर डी होगा। 134 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। जब शिक्षण की क्रिया होती है, ध्यान रखना दोस्तों, तो शिक्षण की क्रिया में छात्र और शिक्षक के बीच एक अंतः क्रिया चल रही होती, उस अंतः क्रिया, उस इंटरैक्शन में ज्ञान का संक्रमण होता है। और जब ज्ञान का संक्रमण होता है तो बच्चे में बोध होता है, और जब बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है, यानी बालक के, यानी कि शिक्षण की क्रिया के दौरान, ज्ञान की संक्रमण की क्रिया के दौरान जब शिक्षक और छात्र अंतः क्रिया करते हैं और उस अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसी को बोध कहते हैं, उसी को लर्निंग कहते हैं, उसी को अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण पद का अर्थ क्या है, ज्ञान का संक्रमण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है शिक्षकः कक्षायाम पाठ्य पुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थम प्रेरयेतु। शिक्षक जो है वो कक्षायाम पाठ्य पुस्तक, यानी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का सक्रिय बोधनार्थम, यानी सक्रिय बोध हेतु। देखो दोस्तों, जब किसी शब्द में अर्थम आ जाएगा तो उसका आप अर्थ क्या लगाना, उसका आप अर्थ लगाना हेतु, यानी सक्रिय बोधनार्थम, यानी सक्रिय बोध हेतु, पठनार्थम पढ़ने हेतु, चलनार्थम चलने हेतु, गमनार्थम गमन हेतु, तो बोधनार्थम यानी बोध हेतु, प्रेरयितुम, यहां तुमुन प्रत्यय है। क्या है, तुमुन प्रत्यय है दोस्तों। अब तुमुन प्रत्यय कहां होता है, जहां पर तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। तो वाक्य है कि शिक्षकः कक्षायाम पाठ्य पुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थम प्रेरयितुम इच्छति। उसको शिक्षक जो है कक्षा की पाठ्य पुस्तक को सक्रिय बोध हेतु प्रेरित, यानी प्रेरित करने हेतु इच्छति, इच्छा करता है। तस्य कृते, उसके द्वारा यह किया गया, एतत् यह महत्वपूर्ण, यत छात्रा, जो छात्र, वो पूछ रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य छात्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तके उत्तराणि लिखंत। तो सक्रिय बोध हेतु कैसे प्रेरित करेगा, तो कह रहा है पाठ्य पुस्तके उत्तराणि लिखंतु, पाठ्य पुस्तक में जो उत्तर दिए गए हैं उनको लिखो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या कहता है। शिक्षकेन पृष्ठान पृष्ठानाम ध्यानेन शृण्वन्तु, शिक्षक के द्वारा पृष्ठान यानी पृष्ठ पर, प्रश्नान ध्यानेन, जो प्रश्न दिया है उसको ध्यानेन ध्यान से, शृण्वन्तु यानी सुने, अब पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखंतु, यानी पुस्तिका में उत्तरों को लिखें, आ स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु, स्वयं प्रश्न पूछें। तो दोस्तों यदि आप कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं और बच्चों को, अपने बालकों को आप चाहते हैं कि वह सक्रिय बोध उनमें हो, वह सक्रिय रूप से कक्षा में इंटरैक्ट करें, और इसके लिए इन चारों बिंदुओं को अगर देखें तो अगर हम बच्चे से कहेंगे कि आप स्वयं जो है प्रश्नों को पूछें, तो बच्चा जो है वो इंटरैक्ट होगा और उसको सक्रिय बोध हेतु वह प्रेरित होगा। वह पाठ्यपुस्तक से जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो उसमें सक्रिय बोध होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ग्रामर का प्रश्न है, बड़ा शानदार सा प्रश्न है। कह रहा है पाचकः इति पदे प्रत्ययोस्ति, पाचक इस पद में कौन सा प्रत्यय है। पाचक, अब कह रहा है डबुल प्रत्यय, अण प्रत्यय,
वोई प्रत्यय और अच प्रत्यय। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इस नाम का तो कोई प्रत्यय ही नहीं होता है, अच नाम का भी कोई प्रत्यय नहीं होता है। अण नाम का एक प्रत्यय होता है जो अशेष रहता है। क्या शेष रहता है? अशेष रहता है। और ये अण प्रत्यय जो है ये तद्धित समूह का प्रत्यय है। किस समूह का प्रत्यय है? तद्धित समूह का प्रत्यय है। और अगर हम पाचक शब्द को देखें तो पाचक जो शब्द है ये पच धातु में अगर हम देखें तो लास्ट में अक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? अकह जुड़ा है। तो तथ्य ये है कि अण अशेष रहता है, तद्धित समूह का प्रत्यय है, संतान शब्द के अर्थ को बनाता है। किस अर्थ को बनाता है? संतान शब्द के अर्थ को बनाता है। तो यह भी यहां पर उपस्थित नहीं है। तो अगर हम डबुल प्रत्यय की बात करें तो डबुल प्रत्यय यहां पर होगा, क्योंकि डबुल प्रत्यय जो है वो अक शेष रहता है। दोस्तों हम प्रत्यय की पहचान कैसे करते हैं? हमको ये याद रखना होगा कि कौन सा प्रत्यय क्या शेष रहता है। तो यदि हम डबुल की बात करें तो डबुल में जो ल है, आप यदि डबुल को देखें तो डबुल प्रत्यय में जो ल है इसका लोप हो जाता है, जो ड है इसका लोप हो जाता है। यह जो वु है ये अक के रूप में परिवर्तित होकर के जो है धातुओं के अंत में, किसके अंत में? डबुल प्रत्यय जो है वह धातु के अंत में जुड़ जाता है। दोस्तों किसके अंत में जुड़ेगा? धातु के अंत में जुड़ जाएगा। तो पच धातु में डबुल प्रत्यय जुड़ा है और वह अक शेष रह करके पाचक शब्द को निर्मित किया है। किस शब्द को निर्मित किया है? पाचक शब्द को निर्मित किया है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों को इसके विषय में थोड़ा बता दूं। जैसा आप देख पा रहे हैं डबुल जो प्रत्यय है दोस्तों, यह जो डबुल प्रत्यय है ये क्या शेष रहता है? जो डबुल प्रत्यय है ये अक या अकह शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? अकह शेष रहेगा। डबुल में हलंत रहेगा। तो अक जब शेष रहता है तो जैसे मान लो यदि हम पठ धातु में डबुल को जोड़ें, किस में जोड़ें? पठ धातु में डबुल को यदि हम जोड़ें तो इसके जो प्रथम अक्षर ये जो अ है यहां वृद्धि का आदेश हो जाता है। अ के स्थान पर आ हो जाता है। अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो प जो है वो पा हो जाता है और इसका जो अक शेष है डबुल का वो इसमें जुड़ जाता है और शब्द हो जाता है पाठकः। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठकः बन जाएगा। इसी तरह वहां पच धातु में यह जुड़ा था। किस धातु में? पच धातु में यह जुड़ा था तो शब्द बन गया था पाचकः। क्या बन गया था? पाचकः। अब जैसे मान लो यदि हम लिख में जोड़ें, कहां जोड़ें? यदि हम लिख में डबुल प्रत्यय को जोड़ दें तो इस पर जो प्रथम अक्षर पर ई की मात्रा है यह ए में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? ए में चेंज हो जाएगी। और इस तरह से यहां शब्द बन जाएगा लेखकः। क्या बन जाएगा? लेखकः। जैसे यदि आप युज धातु में जोड़ें तो इस पर जो प्रथम अक्षर पर ऊ की मात्रा है यह ओ में बदल जाती है और इस तरह से शब्द बन जाता है योजकः। क्या बनेगा? योजकः। अब जैसे दृश्य धातु में जोड़ें, हम कहां पर जोड़ें? दृश्य धातु में जोड़ें तो इसका जो री है वो अर में चेंज हो जाता है। री कहां चेंज हो जाएगा? री जो है अर में चेंज हो जाएगा और इस तरह से यह शब्द बनाएगा दर्शकः। क्या शब्द बनाएगा? दर्शकः शब्द को निर्मित करता है। तो दोस्तों यदि आप देखो तो पाठक है, पाचक है, लेखक है, योजक है, दर्शक है। यहां हर जगह पर जहां भी आप देख रहे हो हर जगह पर आपको अकह अकह मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर जगह आपको अकह अकह मिल रहा है। तो आपको केवल प्रत्यय को तैयार करने के लिए इतना याद करना है कि जो डबुल नाम का प्रत्यय है ये अक शेष रहता है और यदि किसी धातु के अंत में अक मिलेगा तो हम उत्तर क्या देंगे? डबुल का उत्तर दे देंगे। कौन सा उत्तर दे देंगे? डबुल का। तो यही तथ्य यहां पर संबोधित है। जैसा आप देख पा रहे हो कि पाचक में कौन सा प्रत्यय है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा डबुल, है ना। बिल्कुल आसान सा प्रत्यय है। आप लोगों ने इसको ऑफलाइन कक्षाओं में खूब पढ़ा है। अगला 137 नंबर प्रश्न ले लेते हैं। कर संस्कृत भाषायाः शिक्षणे, यानी संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति, पहला भाषा कौशल है। तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है। आप लोग जल्दी से बताएं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। और भाषा कौशल की यदि बात की जाए तो हमारे पास कितने भाषा कौशल हैं भाई? हमारे पास 4 भाषा कौशल हैं। पहला भाषा कौशल कौन सा है? तो पहला भाषा कौशल है सुनना। क्या है दोस्तों? सबसे पहले बच्चा सुनता है ना। दूसरा भाषा कौशल कौन सा है भाई? तो दूसरा भाषा कौशल कौन सा है? तो दूसरा भाषा कौशल है बोलना, है ना।
और तीसरा भाषा कौशल कौन है? तो पढ़ना। क्या है? पढ़ना। और चौथा भाषा कौशल कौन है? तो चौथा भाषा कौशल है लिखना। ये 4 भाषा कौशल होते हैं। कितने भाषा कौशल होते हैं? 4 भाषा कौशल होते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि संस्कृत भाषायाः शिक्षणे, संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रथम भाषा कौशलम अस्ति, पहला भाषा कौशल कौन है? तो भाषणम यानी कि बोलना, लेखनम यानी लिखना, श्रवणम यानी सुनना, पठनम अर्थात पढ़ना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। पहला भाषा कौशल जो है वो सुनना है। ठीक है। 138 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण शिक्षा सरलीकरणाय यह उपाय अस्ति। व्याकरण की जो शिक्षा है वह सरलीकरणाय, सरलीकरण हेतु यह मतलब जो उपाय अस्ति मतलब है, यानी व्याकरण शिक्षा के सरलीकरण के लिए कौन सा उपाय है? तो कह रहा है मातृभाषायाः सह तुलना अस्ति, यानी मातृभाषा के साथ तुलना करना। दूसरा कह रहा है सूत्रानाम रटनम, यानी सूत्र को रटना, उसको कंठस्थ करना। अप्रतिदिनम व्याकरणस्य पाठनम, और प्रतिदिन व्याकरण को पढ़ना। न कह अपि, न मतलब नहीं, कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों अगर रटने की बात करें तो यह तथ्य तो सीधे अमनोवैज्ञानिक हो जाता है। आप सभी लोगों को यह पता है कंठस्थीकरण की क्रिया क्या है? मनोवैज्ञानिक है। तो अगर व्याकरण शिक्षण के सरलीकरण की बात करें तो अगर व्याकरण को पढ़ाना है तो बालक की मातृभाषा के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो व्याकरण अत्यंत उत्तम हो जाता है। जैसे आप लोग देखो, मैं आपको जब संस्कृत पढ़ाता हूं तो हिंदी भाषा के साथ जोड़ देता हूं, आपकी भोजपुरी के साथ भी जोड़ देता हूं। तो निश्चित रूप से आपकी जो मातृभाषा है वह व्याकरण को समृद्ध कर देती है, उसको सरल कर देती है, उसको आसान कर देती है। जैसे आप जब अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी आपको किस माध्यम से सिखाई जाती है? मातृभाषा के माध्यम से सिखाई जाती है। सेकेंडरी लैंग्वेज हमेशा मातृभाषा के माध्यम से सिखाई जाती है। जैसे मान लो अगर कोई उड़ीसा का बच्चा है तो वो उड़िया उसकी मातृभाषा है, और उड़िया उसकी मातृभाषा है, तो उसको जब संस्कृत अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा हिंदी कोई सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो किसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा? उड़िया के माध्यम से पाया जाएगा। तो मातृभाषा न सिर्फ व्याकरण को सरलीकृत करती है बल्कि भाषा के अन्य बिंदुओं को भी सरलीकृत करने का कार्य करती है, अगर उसके साथ हम उसको कॉम्बिनेशन करके उसको पढ़ाएंगे। तो इसका उत्तर ए सही होगा, मातृभाषा के साथ उसका तुलना करके हम यह उपाय सरलीकरण का बेहतर होगा। तो हमारा उत्तर इस 138 नंबर प्रश्न का पहला होगा। 139 नंबर प्रश्न है कि अस्मत् शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। अस्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। रूप का प्रश्न है, अस्मत् होगा कि अस्मात् होगा कि मदीतात होगा कि मत होगा? दोस्तों अगर रूप को देखा जाए तो आप यहां देखें, रूप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये अस्मत् का रूप है। आप इसे अस्मत् कहें या फिर आप इसे अस्मद कहें, बात एक ही है। अस्मत् या अस्मद एक ही है। अगर आप इसका रूप देखें तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोह अस्माकम, मई आवयोह अस्मासु। ये आप देख पा रहे हो, है ना दोस्तों? अगर इसको देखा जाए तो इस रूप में पंचमी विभक्ति, इस रूप में पंचमी विभक्ति का रूप क्या है? एक वचन में मत है। क्या है? मत है। तो हमारा जो उत्तर होगा यहां पर, अगर हम यहां देखें तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? डी। अस्मत् का रूप क्या होगा? 139 का डी होगा। लेकिन दोस्तों मैं रूप पर था, जरा कुछ और बिंदुओं को यहां हम देख लें। यहां आप दोस्तों देखिए, अगर तो आप यहां देख पा रहे होंगे निश्चित रूप से, क्षमा करिएगा, हाँ, अगर आप यहां देख पा रहे हो तो यहां पर देखिए द्वितीय विभक्ति में, दोस्तों द्वितीय विभक्ति में माम के अतिरिक्त मां भी लिखा हुआ है, और यहां आवाम के अतिरिक्त नौ भी लिखा हुआ है, और अस्मात् के अतिरिक्त नौ। तो द्वितीय में ऐसा है, चतुर्थी में ऐसा है, और हम षष्ठी में ऐसा देख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक वैकल्पिक रूप है। क्या है? वैकल्पिक रूप है। और आजकल परीक्षा में देखा जा रहा है कि अस्मत् और युष्मत्
इन दोनों शब्दों का जो रूप है उसमें वैकल्पिक रूप भी पूछा जा रहा है। तो इन वैकल्पिक रूपों को भी आप जरूर ध्यान रखें। और ज्यादा ध्यान रखने की क्रम में देखें तो देखिए यहां भी 9 है, 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 यहां भी 9 है। तो याद करना आसान है, यहां भी में है, यहां भी में है, यहां केवल मान थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो आप लोग जो परंपरागत रूप है उसके अतिरिक्त द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में जो वैकल्पिक रूप दिया गया है उसे भी जरूर याद करें, उसे भी अवश्य तैयार करें। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अगले प्रश्न पर। यहां पर उत्तर क्या सही होगा? डी सही होगा। पूछ रहा है रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति, यानी इस रमा शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन में रूप क्या होगा? रमात होगा कि रमायाम होगा कि रमया होगा कि रमाया हो जाए। तो दोस्तों आइए मैं आपको रूप दिखाता हूं। देखिए ये रमा शब्द का रूप है। किस शब्द का रूप है दोस्तों? ये जो है रमा शब्द का रूप है। किसका रूप है? रमा। ध्यान देना दोस्तों, राम और रमा ये खूब कंफ्यूज कराया जाता है। राम और रमा परीक्षा में खूब कंफ्यूज कराते हैं। तो रमा शब्द का पूछा है, राम का नहीं पूछा है। तो रमा का रूप देखिए क्या है? रमा रमे रमाह। क्या है भाई? रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यम, रमायाह रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाह रमयोह रमाणाम, रमायाम रमयोह रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। दोस्तों आजकल ऑनलाइन में लोग ऐसे खड़ा खड़ा रूप याद करवा रहे हैं। दोस्तों यह एक गलत परंपरा है। अगर आप ऐसे रूप याद करोगे तो केवल पर्टिकुलर शब्द में विभक्ति बता पाओगे, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे रूप याद करोगे तो आप अनुवाद कर पाओगे, आप पैसेज पढ़ने की क्षमता हासिल कर पाओगे, आप विभक्ति को बेहतर समझ पाओगे। तो आप जब भी रूप याद करें तो मेरी सलाह होगी ऐसे याद करें। और दूसरी बात, अब कैसे याद करें? याद नहीं होता है तो दोस्तों आप यहां से पढ़ते हुए यहां तक आप याद करना चाहते हैं एक सुर में तो कभी नहीं याद होगा। रूप को याद करने के लिए सबसे अच्छी विधा गायन विधा है। तो आप पहले छंद बनाएं दो दो का। मेरी सलाह होगी कि आप दो दो का छंद बनाएं। कैसे? रमा रमे रमाह, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमा, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमा। तो इस तरह से आप छंद बना करके दो दो लाइन को याद करें और फिर उसके बाद इसको जोड़ लें तो यह रूप आपको तैयार हो जाएगा। फिलहाल हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? तो रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा रमायाह। क्या होगा? रमायाह। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, रमायाह। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति। सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति, यानी सामूहिक वाचन में पाठ का पहला वाचन करता है। जब सामूहिक वाचन, वाचन क्या होता है भाई? तो वाचन के विषय में जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं वाचन क्या होता है, सामूहिक वाचन क्या होता है, ये भी बताएं। सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन कौन करता है? सामूहिक वाचन का संबंध इससे है कि जब विद्यार्थी कक्षा में बैठा होता है और बच्चा जो है सारे बच्चे बैठे होते हैं और शिक्षक वहां खड़ा होकर के वाचन करता है। तो सामूहिक वाचन जब होता है तो उस समय पाठ का जो पहला वाचन है वो कौन करता है? तो दोस्तों अध्यापक करेगा। कौन करेगा? पहले अध्यापक करेगा। अध्यापक जब वाचन कर लेगा तो उसके पीछे बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं, यानी जब अध्यापक बोल लेता है तो उसके पीछे जो है बच्चे उसको दोहराने का कार्य करते हैं। तो सामूहिक वाचन में पहला वाचन जो वो कौन करेगा? आप ध्यान रखना, अध्यापक करेगा। कौन करेगा? अध्यापक करेगा। और आइए मैं अब अगला प्रश्न लेता हूं प्रश्न पत्र का। हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, आप लोगों को संभवतः दिख नहीं रहा होगा। तो 142 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 142 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षिका केनापि शब्देन बिना, केनापि शब्देन बिना, शिक्षिका जो है केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। शिक्षिका जो है केनापि कुछ शब्दों के द्वारा, बिना छात्रैः कुछ शब्दों के बिना ही, छात्रैः यानी छात्रों के, सह मतलब साथ, संप्रेषणम करोति संप्रेषण करती है, एवं सा उपयोगम करोति वह क्या उपयोग करती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कोई शिक्षिका है केन अपि कुछ शब्दों के बिना ही वह छात्रों के साथ संप्रेषण कर रही है। तो
वहां वो क्या कैसा किसका उपयोग कर रही है, शाब्दिक संप्रेषण का उपयोग कर रही है, कि शब्देतर संप्रेषण है, कि मौखिक संप्रेषण है, कि लिखित संप्रेषण है। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का संबंध जब, जैसे मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मैं यहां पर आपके समक्ष मौखिक संप्रेषण कर रहा हूं। कैसा संप्रेषण है? मौखिक संप्रेषण है। कैसा संप्रेषण है? मौखिक संप्रेषण है। और इस मौखिक संप्रेषण में शाब्दिक संप्रेषण भी शामिल है। लेकिन जब मैं यहां लिख रहा हूं तो ये कैसा संप्रेषण है? ये लिखित संप्रेषण है। कैसा संप्रेषण? लिखित संप्रेषण। तो प्रश्न कह रहा है कि शिक्षिका केनापि शब्देन बिना, यानी किसी शब्द के बिना ही संप्रेषण कर रही है, तो वह सा उपयोगम करोति, वह क्या है? तो जब शब्द के बिना कर रही है तो शाब्दिक संप्रेषण नहीं होगा, और शाब्दिक संप्रेषण जब भी होता है तो मौखिक होता है, तो वो मौखिक भी नहीं है, और लिखित की बात ही नहीं हो रही है। तो यहां लिखा है शब्देतर। क्या लिखा है? शब्देतर, यानी कि अगर इसको हम तोड़े तो लिखा है शब्द धन इतर। शब्द धन इतर, यहां पर देखोगे आप तो गुण संधि है, अ और ई मिलकर के ए हो गया है शब्देतर संप्रेषण, यानी शब्द से इतर, शब्द से अलग संप्रेषण करती, शब्द से अलग हट करके संप्रेषण। अब वो हो सकता है कि कायिक संप्रेषण कर रही हो, शरीर से संप्रेषण कर रही हो, या कोई और संप्रेषण का माध्यम भी हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या उत्तर होगा? सीधा सा प्रश्न है कि शिक्षिका केनापि शब्द। देखो अगर प्रश्न पढ़ लोगे तो उत्तर सॉल्व हो जाएगा, दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न में है वही उत्तर में भी है। केनापि शब्देन बिना, कुछ शब्दों के बिना, और यहां कह रहा है शब्देतर संप्रेषण, यानी शब्द से इतर संप्रेषण। तो 142 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। 143 नंबर प्रश्न क्या है? कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचनस्य प्रमुखम प्रयोजनम। कक्षायाम छात्राणाम कृते, कक्षायाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, छात्राणाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कृते यानी कक्षा के छात्रों के द्वारा किया गया कविता वाचन से, यानी कविता के वाचन का प्रमुखम प्रयोजनम, प्रमुख प्रयोजन है। तो क्या प्रमुख प्रयोजन है भाई? कविताम प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, यानी कविता के प्रति स्व मतलब अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, कविता के प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। मैं जरा पानी पी लूं जल्दी से, तब तक आप लोग इस कमेंट बॉक्स में, नहीं रहने दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न है कि कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचन से प्रमुखम प्रयोजनम, कक्षा के छात्रों के द्वारा किया गया कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन है। कविता वाचन मतलब क्या होता है? कविता वाचन मतलब कविता के पढ़ने का प्रयोजन पूछ रहा है। कह रहा है कविताम प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, यानी कविता के प्रति स्व मतलब अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना। साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम, साहित्यिक विचार का अवगमन करना, उसको जानना। बिंब चित्रस्य अत्यानुप्रासस्य अवगमनम, है ना, यानी कि बिंब चित्र का अत्यानुप्रास जो है उसको जानना। और कवि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, यानी कवि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना। तो दोस्तों कक्षा 3, 4 और 5 को आपको पढ़ाना है, और जब कक्षा 3, 4, 5 का बच्चा जब पढ़ेगा तो वो क्या साहित्यिक विचार को अवगमित करेगा? जाहिर सी बात है नहीं। ये तो निश्चित रूप से अगर शैक्षिक उद्देश्यों में देखें कविता शिक्षण के, ये सवाल दोस्तों उद्देश्य से है, यानी कि ये जो प्रयोजन क्या होगा, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य है। तो कविता शिक्षण, आप बताओ कि कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में कविता के वाचन का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या साहित्यिक विचारों को जानना ये उद्देश्य है, या अत्यानुप्रास को अवगमित करना ये उद्देश्य है, या कवि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप बताएंगे कि कालिदास कौन थे, क्या किया, कब किया, किस राजा के दरबार में रहते थे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? ऐसा तो नहीं करेंगे। साहित्यिक विचारधारा को भी नहीं जानेंगे। हम कविता के प्रति बच्चे की जो अपनी प्रतिक्रिया है उसका प्रदर्शन हम चाहेंगे, यही इसका निश्चित रूप से प्रयोजन होगा। और बच्चे अलग, हर बच्चा जब कविता को पढ़ेगा तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो अलग अलग होगी।
अब अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग अलग होगी, हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होगा, हर बच्चा जिस समाज से आता है वो अलग अलग होगा, तो कविता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया तो अलग अलग होगी। और यह शैक्षिक उद्देश्य निश्चित रूप से प्राथमिक कक्षा में होगा। ये तीनों उत्तर क्या है? गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छात्र कस्मिन कार्ये अधिकाम रुचिम दर्शयति। छात्र जो है कस्मिन मतलब किस, कार्य मतलब कार्य में, अधिकाम रुचिम दर्शयति अधिक से अधिक रुचि देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करें, निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा जो लोग कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। छात्र कस्मिन कार्ये अधिकाम रुचिम दर्शयति, छात्र किस कार्य में अधिक रुचि दिखाते हैं? तो कह रहा लेखने, लिखने में रुचि दिखाते हैं, कि पढ़ने, पढ़ने में रुचि दिखाते हैं, कि चित्रेषु राग भरणे, चित्र के राग को भरने में रुचि दिखाते हैं, कि उपयुक्तेषु त्रिषु एव, उपयुक्तेषु उपरयुक्तेषु यानी ऊपर लिखित में से, त्रिषु मतलब तीनों में से, यानी ऊपर लिखित तीनों में रुचि दिखाते हैं। छात्र जो है वो लिखने में रुचि दिखाते हैं, कि पढ़ने में, कि चित्र के राग को भरने में रुचि दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के विद्यार्थी की बात करें, तो अगर हम इन तीनों को देखें तो बच्चे इन तीनों में जो सबसे अधिक रुचि दिखाएंगे वो निश्चित रूप से चित्रों के राग को भरने में दिखाएंगे, है ना। चित्रेषु राग भरने, राग मतलब रंग, यानी चित्रों में रंग भरने में उनकी रुचि जो है वो बहुत अधिक होगी। लेकिन संस्कृत का शिक्षण करेंगे तो उसमें हमारी ड्यूटी है कि उसको पढ़ने और लिखने में, शिक्षक की ड्यूटी है कि उसमें भी रुचि को वहां पर उनमें विकास करें, उन रुचियों को भी डेवलप करें। लेकिन यहां पर उत्तर क्या होगा? यहां उत्तर निश्चित रूप से सी होगा, क्योंकि लिखने और पढ़ने की तुलना में देखा जाए तो चित्रों का राग भरने में उनकी रुचि बहुत अधिक होती है। हां, आपका दायित्व होगा कि उन्हें संस्कृत के प्रति पढ़ने और लिखने में उनकी रुचि को आप बढ़ाएं। तो अधिक से अधिक जो रुचि दिखाई देती है वो चित्रों के राग को भरने में दिखाई देती है। हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति, मापन और मूल्यांकन से प्रश्न है। देखो दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में मापन और मूल्यांकन का प्रश्न अवश्य ही रहेगा, ध्यान रखना। इस चैप्टर को अवश्य पढ़ करके जाना, है ना। मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके टीचिंग का। कह रहा है श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुण अस्ति, श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण क्या? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या उपयुक्ता सर्वा, यानी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, कि विश्वसनीयता होनी चाहिए, कि वैधता होनी चाहिए, कि ये सभी होना चाहिए। तो दोस्तों मूल्यांकन के ये तीनों गुण हैं, तीनों सही है। किसी भी श्रेष्ठ मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए। तो इस नाते इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। 145 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? डी सही होगा। मूल्यांकन का गुण ये तीनों है, ये डी ऑप्शन सही है। 146 नंबर प्रश्न करा है यदा छात्र कक्षायाम गृह कार्यम न कृत्वा आगच्छति। यदा मतलब जब, छात्र मतलब छात्र, कक्षायाम यानी कक्षा के, गृह कार्यम यानी गृह कार्य को, न कृत्वा, त्वा कत्वा प्रत्यय है दोस्तों, करके, करके आगच्छन्ति, न कृत्वा नहीं करके आगच्छन्ति आते हैं, तदा मतलब तब, शिक्षकेण किम कर्तव्यम तब शिक्षक का क्या कर्तव्य है। यानी कि जब आपकी कक्षा में, जब आप पढ़ा रहे होंगे और आपके द्वारा दिए गए कार्य को आपका बालक, आपका छात्र करके उसको कंप्लीट करके नहीं आता है तो आपका क्या कर्तव्य होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः कर्तव्य, उसके, तस्य मतलब उसके कारण को ज्ञातुम, तुमुन प्रत्यय है, जानने हेतु प्रयास कर्तव्य, आपका कर्तव्य है कि आप उसका प्रयास करेंगे। छात्रम दंड दत्वा गृहम प्रेषयतु, छात्र को दंडत्वा यानी दंडम दत्वा दंड देकर गृहम प्रेषयतु घर की तरफ भेज देंगे, या प्रधानाध्यापकम प्रति प्रेषणीय, उस बच्चे की उंगली पकड़ करके या उस बच्चे को कहेंगे कि चलो और उसको अध्यापक के सामने, माफ करिए प्रधानाध्यापक के सामने उसको प्रेषित कर देंगे। न किमपि करणीयम, कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई बच्चे को आप गृह कार्य दिए हो, गृह कार्य क्या होता है और गृह कार्य क्यों दिया जाता है और गृह कार्य की सीमा क्या है, तो
तो दोस्तों गृह कार्य की सीमा तो ये है, पहला तथ्य तो ये है कि गृह कार्य हम जब भी देते हैं तो उस विषय वस्तु से देते हैं जो अधिगमित की जा चुकी है, यानी कि जो कक्षा में अधिगमित किया जा चुका है, अधिगमित विषय वस्तु से, ध्यान रखना, अधिगमित विषय वस्तु से ही आप हमेशा गृह कार्य देंगे और यह इसकी सीमा है, यह इसकी शर्त है। ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं पढ़ाए हैं, जिसका लेसन प्लान नहीं बनाया गया है, वह गृह कार्य आप कदापि नहीं देंगे। गृह कार्य वही देंगे जिसका लेसन प्लान आप कंप्लीट कर चुके हो, कक्षा में अधिगमित कर सके, यह उसकी सीमा होती है। दूसरी बात यह है कि गृह कार्य जब बच्चे को देते हैं तो बच्चे में क्या बढ़ता है, तो बच्चे में अभ्यास, बच्चा घर जाता है तो उसका क्या करता है, गृह कार्य से अभ्यास करता है। यानी गृह कार्य जो है वो अभ्यास के नियम पर कार्य करता है। यानी गृह कार्य जब देते हैं तो बच्चा जो है वो घर पर अधिगमित विषय वस्तु का अभ्यास करता है। अधिगमित विषय वस्तु का क्या करता है, अभ्यास करता है। और इसी नाते गृह कार्य जो है वो निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक मेथड है। और जब आप गृह कार्य देंगे और बच्चा नहीं करके आएगा तो आप इन तीनों फार्मूलाओं में से किसी का उपयोग नहीं करेंगे, आप उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चे ने गृह कार्य क्यों नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 147 नंबर, छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय। यानी कि पूछ रहा है दोस्तों, छात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, छात्रों के उच्चारण दोषम यानी उच्चारण के दोष को दूरीकरणाय, दूरी करने हेतु भाषा शिक्षकः भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगत भूयात्। यानी कि छात्रों के उच्चारण दोष को दूरी करना है, दूरी करने हेतु भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान से यानी भाषा विज्ञान के कस्मिन मतलब किस, विज्ञाने विज्ञान में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, विज्ञान में पारंगतः पारंगत, भूयात मतलब होना चाहिए। यानी पूछ रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में जब बालक के उच्चारण दोष को दूर करेंगे तो आप किस विज्ञान में पारंगत होने चाहिए, रूप के विज्ञान में कि ध्वनि के विज्ञान में कि वाक्य के विज्ञान में कि अर्थ के विज्ञान में। तो दोस्तों उच्चारण का संबंध किससे है, अर्थ से है कि वाक्य से है कि रूप से है कि ध्वनि से है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का उत्तर सही है, ध्वनि विज्ञान सही होगा। क्योंकि यदि शिक्षक ध्वनि विज्ञान में पारंगत है, ध्वनि विज्ञान को समझता है, ध्वनि विज्ञान का संबंध वर्ण विज्ञान से है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है, ध्वनि विज्ञान का संबंध वर्ण विज्ञान से है। ध्वनि विज्ञान का संबंध रूपिम से है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा, रूपिम है ना, किससे है, रूपिम से है और ध्वनिम से है। किससे, माफ करिए, स्वनिम से है। रूपिम और स्वनिम से है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे, रूपिम और स्वनिम से। तो जब वर्ण की बात आती है तो स्वनिम हो जाता है, जब शब्द की बात आ जाती है तो रूपिम हो जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में वह पारंगत होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 148 नंबर प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण से यत उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। व्याकरण शिक्षण का यत मतलब जो, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, वर्तते मतलब होता है, तत् अस्ति वह है। यानी आपके कक्षा शिक्षण में, आपकी पाठ्य योजना में व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो क्या लेखन का सौंदर्य, क्या भाषा दोषों का ज्ञान करना, या श्रवण में दक्षत्व यानी श्रवण की दक्षता को प्राप्त करना, या शब्द भंडार से वृद्धि या शब्द के भंडार में वृद्धि करना। तो दोस्तों व्याकरण का शिक्षण हम निश्चित रूप से भाषा के दोषों को जानने के लिए करेंगे। किस लिए करेंगे व्याकरण शिक्षण का प्रयोग? व्याकरण शिक्षण के द्वारा हम बालक में भाषा के जो विकार हैं, भाषा के जो दोष हैं, उनको दूर करेंगे। और दूर करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। किसी भी मर्ज की दवा तभी मिल सकती है जब पहले मर्ज पता हो, है ना। तो भाषा के दोषों का ज्ञान करने के लिए हम व्याकरण का शिक्षण करते हैं, यह इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं, 149 नंबर प्रश्न। यह दोस्तों संधि से सवाल है। कह रहा है कि पररूप संधे उदाहरणम को नास्ति। यानी कि पररूप संधि में उदाहरण को नास्ति, यानी को धन अस्ति, यहां पर संधि कर दिया है, कौन नहीं है ना। तो कह रहा है प्रेजते, उपोषति, प्रोषति या उपैधते।
तो दोस्तों पररूप संधि आप सभी लोगों को हमने ऑफलाइन कक्षाओं में बड़े शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है और आप लोग जल्दी जल्दी इसका उत्तर दें। देखो अगर प्रेजते को देखा जाए तो इसका निर्माण प्रधन एजते से हुआ है। किससे हुआ है? प्रधन एजते से हुआ है। और यदि हम उपोषति का देखें तो इसका जो निर्माण है ये उपधन ओसति से हुआ है। किससे हुआ है? उपधन ओसति से हुआ है। और यदि हम प्रोसत की बात करें तो इसका निर्माण प्रधन ओसति से हुआ है। किससे हुआ है? प्रधन ओसति से हुआ। और उपैधते की बात करें तो इसका निर्माण उपधन एधते से हुआ है। किससे हुआ है? एधते से हुआ है। तो दोस्तों यदि हम देखें तो यहां पर प्रधन एजते के जोड़ने में अ का लोप हुआ है और ए जो है वह पररूप होकर इसके साथ जुड़ गया है। तो यहां पर पररूप संधि बिल्कुल है। और यहां पर भी अ का लोप होकर के ओ का पररूप हुआ है तो यहां भी पररूप संधि है। यहां भी अ का लोप होकर के ओ पररूप हुआ तो यहां पर भी पररूप संधि है। लेकिन यहां दोस्तों अ धन ए मिलकर के अय हो गए हैं और इस तरह से यहां वृद्धि संधि का आदेश हुआ है। किसका आदेश हुआ? वृद्धि का आदेश हुआ। तो दोस्तों यहां पर पररूप संधि नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। मैं थोड़ा पररूप संधि के नियम को बता दूं आप लोगों को। दोस्तों पररूप संधि का क्या नियम हो सकता है? तो दोस्तों यदि पररूप संधि की मैं बात करूं, पररूप संधि की बात करें तो इसके विषय में एक सूत्र है एंग पर रूपम। क्या सूत्र है? एंग पर रूपम। और इस सूत्र का नियम क्या है? क्या कह रहा है ये एंग पर रूपम? यदि आसान शब्दों में इसकी व्याख्या करें जो आपके लिए ग्राह्य हो तो हम कह सकते हैं कि अकारांत उपसर्ग हो। क्या हो? अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद ए अथवा ओ की मात्रा आए। क्या आए? ए अथवा ओ की मात्रा आए तो उस अकारांत उपसर्ग से अ की मात्रा का लोप हो जाता है और यह मात्रा पररूप होकर के उस पर जुड़ जाती है। अब अकारांत उपसर्ग क्या है? ऐसा उपसर्ग जो अ से अंत होता है। तो दोस्तों हमारे पास केवल 4 ही उपसर्ग हैं जो अकारांत हैं। एक है प्र, एक है उप, एक है अप और एक है अव। दोस्तों केवल हमारे पास 4 उपसर्ग हैं जो अकारांत। तो इन्हीं 4 उपसर्गों के साथ ये संधि होती है और इन उपसर्गों से अ की मात्रा का लोप हो जाता है और यह मात्रा उस पर जुड़ जाती है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे प्रधन एक्षा, जैसे प्रधन एक्षा। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ए की मात्रा पर जुड़ जाएगी तो क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा प्रेक्षा। क्या शब्द बनेगा? प्रेक्षा शब्द बनेगा। जैसे उपधन एक्षा यदि हम जोड़ें, उपधन एक्षा को जोड़ें तो यहां पर उप का अंतिम अक्षर अ है। जब एक्षा जुड़ने के लिए आएगा तो अ का लोप होगा और एक्षा को देखें तो यहां पर ए की मात्रा इस पर जाकर जुड़ जाएगी तो शब्द हो जाएगा उपेक्षा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा। इसी तरह अप की बात करें तो जैसे अपधन ओसति को जोड़ें, अपधन ओसति को जोड़ें तो ओसति की जो ओ की मात्रा है वो प पर जुड़ जाएगी और शब्द बन जाएगा अपोषति। क्या बन जाएगा? अपोषत। मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं 4 उपसर्गों का। जैसे अवधन ओसति को जोड़ें, अवधन ओसति को जोड़ें तो यह जो ओसति है यह ओ की मात्रा वह पर जुड़ जाएगी और इस तरह से यहां पर शब्द होगा अवोसत। बहुत ही आसान सी संधि है ये पररूप संधि, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यहां जो प्रश्न है दोस्तों, यहां प्रश्न पूछ रहा था कि पररूप संधि का उदाहरण कौन नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पररूप संधि का उदाहरण उपैधते नहीं है क्योंकि यहां पर वृद्धि संधि हुई। कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि हुई। अब आइए इस सेशन का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। 150 नंबर प्रश्न कह रहा है भुक्त्वा इति पदे कह प्रत्यय। भुक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो यदि हम इन 4 ऑप्शनों को देखें दोस्तों तो त्वा नाम का तो कोई प्रत्यय ही नहीं होता। और यदि तब्यत को देखें तो आप देख पा रहे होंगे तब्यत में तब्य शेष रहता है। जब आप किसी धातु में तब्यत को जोड़ते हो तो तब्य शेष रहता है ना। जैसे मान लो अर्च धातु में, अर्च धातु में जब आप तब्यत जोड़ोगे तो शब्द बनाएगा अर्चितव्य, है ना। जैसे गम धातु में जोड़ोगे तो गंतव्य, क्या बनाएगा? गंतव्य, है ना। जैसे युज धातु में या मान लो लिख धातु में जोड़ रहे हो तो शब्द बनाएगा लेखितव्य, क्या बनाएगा? लेखितव्य। और यदि हम युज की बात करें तो वहां शब्द बनाएगा योजितव्य। तो दोस्तों तब्यत प्रत्यय की पहचान आप कैसे करेंगे? तब्यत की पहचान आप इससे करेंगे कि यदि अंत में तब्य मिलेगा
तो तब तव्यत प्रत्यय होगा। तो क्या यहां अंत में तव्य है? नहीं है। ठीक है, अब हम ल्यप की बात करें तो ल्यप की यदि मैं बात करूं तो ल्यप एक बहुत ही शानदार सा प्रत्यय है। सीटेट की परीक्षा में अब तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रत्यय है। ल्यप जो प्रत्यय है यह जब धातु के साथ जुड़ता है तो प जो है इसका, ये जो प है इसका लोप हो जाता है, जो ल है इसका लोप हो जाता है, और इसमें जो य है यह शेष रह जाता है। लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? यह तभी जुड़ता है जब उस धातु के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। यानी कि उपसर्ग, दोस्तों ध्यान देना, उपसर्ग है ना, यह जो ल्यप प्रत्यय है यह उपसर्ग, उसके बाद धातु और उसके बाद अंत में य शेष हो जाता है। ये इसका तरीका है, या इसकी टेक्निक है, या इसका सिद्धांत है। अब जैसे मान लो आंग उपसर्ग को आप नी धातु के साथ और ल्यप सब प्रत्यय के साथ आप जब जोड़ोगे ल्यप के साथ, तो आंग का आ, नी और इसका ल्यप का जो य है, ल्यप क्या शेष रहता है? य। इसका जो प है लुप्त हो जाएगा, जो ल है लुप्त हो जाएगा, बचेगा क्या? य बचेगा। तो आनीय ऐसा शेष रहेगा। जैसे वी उपसर्ग, हा धातु और ल्यप को हम जोड़ दें, तो वी, हा और ल्यप का य शेष होकर के विहाय बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि यदि आपसे कहीं पर भी ल्यप प्रत्यय मिले तो आप कैसे पहचानोगे कि ल्यप प्रत्यय है। जैसे सीटेट में पूछा था विज्ञाय में कौन सा प्रत्यय है, क्या पूछा था? विज्ञाय में, सीटेट के पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि विज्ञाय में कौन सा प्रत्यय। तो हम चेक करेंगे, देखो अंत में क्या है? य है। अब प्रारंभ में क्या है? उपसर्ग है। प्रारंभ में क्या है? उपसर्ग है। अब बीच में ये क्या? बीच में एक धातु दी गई है, तो उपसर्ग है, मध्य में धातु है, अंत में य है। तो प्रत्यय कौन सा होगा? ल्यप होगा। कौन सा होगा? ल्यप होगा। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया कि अनुश्रुत्य में कौन सा प्रत्यय है, अनुश्रुत्य में कौन सा प्रत्यय, तो कैसे बताओगे? अंत में देखा आपने य मिल गया, प्रारंभ में देखा कि अनु उपसर्ग मिल गया, और बीच में आपने पाया कि श्रु नाम का एक धातु है, तो इस तरह से यहां प्रत्यय ल्यप हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ल्यप हो जाता है। तो लेकिन यहां जो भुक्त्वा पूछा है इसमें अंत में क्या है? तो इसके अंत में त्वा है। क्या है? त्वा है। तो अब हमको यह जानना होगा कि इसमें से त्वा किसमें शेष रहता है। तो निश्चित रूप से यह जो कत्वा दिया हुआ है यही इसका वैलिड उत्तर होगा, क्योंकि कत्वा जो है यह त्वा शेष रहता। अब जैसे यहां धातु कौन सी है, यहां प्रकृति क्या है, तो जैसे अगर आप भुज मतलब होता है भुनना, जब भुज धातु में कत्वा प्रत्यय को जब आप जोड़ोगे तो इसका जो ज है ये क में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? क में चेंज हो जाएगा। और इसके कत्वा का जो क है वह लुप्त हो जाएगा और त्वा शेष हो जाएगा। आधे क का लोप हो जाएगा, त्वा शेष हो जाएगा, और इस तरह से शब्द बन जाएगा भुक्त्वा। सेम ऐसा ही एक पद मैं आपको और जोड़ के दिखा रहा हूं। जैसे आप यदि युज धातु में इसको जोड़िए, किस धातु में? युज धातु में आप कत्वा प्रत्यय को जोड़िए और फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल देखो दोस्तों, जब युज जुड़ेगा तो जो है वो क में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? क में, और इस क का लोप हो जाएगा, त्वा शेष रहेगा, और इस तरह से शब्द बनेगा युक्त्वा। क्या शब्द बनेगा? युक्त्वा शब्द बनेगा। समझ में आया? युक्त्वा इस प्रकार का शब्द बनेगा। तो जब भी आप किसी धातु के अंत में त्वा पाएंगे तो वहां क्या अर्थ बताएंगे? क्या प्रत्यय बताएंगे? कत्वा बताएंगे। और अर्थ की बात करें तो कत्वा प्रत्यय जो है कर या कर के अर्थ बनाता है, कर या कर के अर्थ बनाता है। जैसे युज मतलब जोड़ना, तो युक्त्वा मतलब जोड़ करके। जैसे भुज मतलब भुनना, तो भुक्त्वा मतलब भुन करके। तो इस प्रकार से यह हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न रहा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह सेशन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों बुद्धा कोचिंग सेंटर आइए। बुद्धा कोचिंग सेंटर आपको संस्कृत को पढ़ना सिखाएगी, संस्कृत को जीना सिखाएगी, और सीटेट में किस प्रकार से आप 30 में 30 नंबर पा सकते हैं इसको भी सिखाएगी, और यह सफलता का पर्याय बन जाएगा निश्चित रूप से। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें। आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कक्षाओं में बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।